मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया था कि जब डिजिटल इंडिया आया था आपका, उसके बाद में ये सब चीजें, हर चीज ऑनलाइन शुरू हुई थी। तो 15 में डिजिटल इंडिया आया, उसके बाद में 17th में ये आपका लॉन्च किया गया था गुरु पूर्णिमा के दिन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। ओके, स्वयं एंड स्वयं प्रभा एक साथ लॉन्च किए गए थे। तो एजुकेशन सेक्टर को भी इन्होंने ऑनलाइन उससे जोड़ दिया, डिजिटल उसको भी डिजिटल कर दिया था। यहाँ पे वही जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, एक्सेस है, इक्विटी है, क्वालिटी है, उन सब के बारे में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ ये एक स्वयं में कौन कौन से इन्वॉल्व है। पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया था, एसेशन रीजनिंग समथिंग ऐसे कुछ आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस टाइम MHRD था, बट अभी इसका भी नाम चेंज हो गया है, क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, ये मिनिस्ट्री थी इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन तीनों ने मिलकर के कंबाइनली स्वयं डिजाइन किया था। ओके, एंड माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें अपना इनपुट दिया था। तो इन सब ने मिलकर एक ये लॉन्च किया था आपका स्वयं। 4 क्वाड्रेंट से वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या मिलेगा आपको स्वयं में। आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं कि आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसके वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसमें। ओके, ई कंटेंट होता है, लाइक आपको वो कुछ सॉफ्ट कॉपी में जो भी पढ़ाया गया है उसके बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको दे सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट, आपके क्विजेस होते हैं, लाइक अगर आपकी 2 क्लास हुई उसके बाद में आपके उसमें सेल्फ असेसमेंट होता है, क्विज सॉल्व करोगे, 10 क्वेश्चन या समथिंग होंगे, तो आप खुद से उसमें जज कर सकते हो कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। डिस्कशन फोरम, पोस्टिंग क्वेरीज, एक डिस्कशन फोरम होता है, वहां पे जो आपका पीयर ग्रुप होगा वो सब वहां पे मिलके क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे या एक दूसरे का जो भी डाउट होगा उसको देखेंगे। फीचर्स क्या है स्वयं के, ये आप पढ़ लेना। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्या है आपका AICTE, आप इसमें ये ध्यान रखना कि कौन सा कोऑर्डिनेटर क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर IIM है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर IIM इन्वॉल्व है तो कुछ मैनेजमेंट का देखेगा। ओके, अगर NCERT है तो कुछ स्कूल एजुकेशन का देखेगा। CEC है आपका तो आपका अंडर ग्रेजुएट देखेगा। इन सबके फुल फॉर्म्स आप एक बार देख लेना अच्छे से, और इनका क्या काम है। UGC है तो क्या देख रहा है, नेप्टेल है तो क्या देख रहा है, मैचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ओके, किसी को कोई डाउट हो आप मुझसे बीच में ही पूछते रहना। थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। स्वयं प्रभा, ये जैसे हम टीवी देखते हैं तो उस ये एक स्वयं प्रभा एक DTS चैनल था, जिसमें इनिशियली आपके 32 चैनल्स थे, अभी आई थिंक 34 है। हाँ, अभी 34 चैनल्स है इसमें। तो जैसे आप जो नॉर्मल आपका टीवी होता है, आप जो भी DTH होता है आपका, जिससे आप सीरियल्स आते हैं, तो उसमें क्या सिस्टम होता है कि शाम के टाइम सपोज 7 बजे से एपिसोड्स आते हैं, वो 10 बजे तक चलते हैं। ओके, उसके बाद में मॉर्निंग के टाइम पे वही एपिसोड्स को रिपीट करते हैं। सिमिलर इनका भी टेक्निक है कि जो कुछ एक टाइम होता है कि उस टाइम पे आपको जो न्यू कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद में वो रिपीट होंगे, दिन में उन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे। तो इसका भी मेन पर्पस यही है कि अगर कोई उसको जो उसका एक्चुअल वॉच टाइम है उसमें नहीं देख पा रहा है तो अपने अकॉर्डिंग वो उसका रिपीटेड टेलीकास्ट देख ले। तो ये भी एजुकेशनल पर्पस के लिए ही चैनल है। इसमें सिर्फ आपको एंटीना चाहिए होता है, केबल कनेक्शन चाहिए होता है, कोई मंथली आपको इसमें पे नहीं करना होता है। ओके, एंड इसमें भी आपका जितने भी और एक चीज और जो स्वयं प्रभा है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि इसका फोकस ग्रुप क्या रहता है, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं उनको हेल्प करता है या नहीं करता है। तो इसका आंसर है यस, जो स्वयं प्रभा है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें अलग से प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। इसमें आपका क्या आता है, हायर एजुकेशन आएगा, स्कूल एजुकेशन आएगा, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज आएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को भी असिस्ट करता है DTH। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने क्लास में कराए थे, ये आप देख लेना। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। अ, अगर कोई मैसेज में कुछ टाइप कर रहा है तो मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझे वापस से स्क्रीन बैक करनी पड़ेगी। आप अपने माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट है प्रीवियस
जो प्रीवियस हमने अभी पढ़ा मूक से, ऑनलाइन एजुकेशन से? Ma'am, Sakshi, yes, I am saying Sakshi. Sakshi is saying means Swayamprabha has 40 channel तो now. अब ओके, अभी 40 हो गए होंगे, आप उसको अपडेट कर लेना। ओके, अभी 40 हो गए होंगे, जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो 32 थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना। ओके, कि इनिशियली कितने थे। ओके मैम। ओके, सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आते हैं कि आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होता है। ठीक है, तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो भी टीचिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम क्योंकि जो भी हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसका हम कुछ ना कुछ तो एक एंड गोल लेके स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए ब्लूम्स ने क्लासिफिकेशन किया था कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस लेवल में रखेंगे। तो 3 लेवल इन्हें दिए थे। फर्स्ट कॉग्निटिव लेवल था, फिर इफेक्टिव लेवल था, साइकोमोटर लेवल था। कॉग्निटिव लेवल को उन्होंने लोवेस्ट पे रखा, इफेक्टिव को उन्होंने मिडिल में रखा था, एंड साइकोमोटर को उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे रखा था। ओके, इसको गांधी जी ने जो आपके 3 एच दिए थे चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, उनसे भी हम एसोसिएट करते हैं, हैंड, हेड एंड हार्ट। जैसे कॉग्निटिव डोमेन आपका जो भी आएगा वो आपका हेड में जाएगा। ओके, आप बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप कर रहे हो, तो इसको इन्होंने लोवेस्ट में रखा। कॉग्निटिव से आप कंफ्यूज मत होना, बच्चों को लगता है कि अच्छा कॉग्निटिव है, थिंकिंग एबिलिटी है तो ये हाईएस्ट में जाएगा, बट इसको लोवेस्ट में रखा गया है। इफेक्टिव लाइक जो आप इमोशन से डील करते हो, अपने एक्सप्रेशन से डील करते हो, इसको मिडिल में रखा गया था। एंड हैंड, आप जो मैनुअली काम कर रहे हो उसको उन्होंने हाईएस्ट पे रखा था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो एक ट्रिक से कि जो गांधी जी थे वो चरखा के बहुत फैन थे, चरखा को प्रमोट करते थे। वो कहते थे हर चीज हमें अपने हाथ से करनी चाहिए, तो वो हाथ से करनी चाहिए को इतना इम्फेसिस करते थे, इसीलिए साइकोमोटर को हाईएस्ट लेवल पे रखा गया है। ओके, इसको ब्लूम ने डेवलप किया था 1956 में। कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आएगा मैं आपको बता दूंगी, इसकी एक ट्रिक है KCA2SE। ओके, इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन का थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, या इसको सीक्वेंस से पूछ सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट क्या है। ओके, तो हाईएस्ट में हमेशा इवैल्यूएशन आएगा, आप नॉलेज को मत रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे ये है बहुत अच्छे से, ये कॉग्निटिव का है, देखिए KCA2SE। K is knowledge, comprehension, application, analyze, synthesis and evaluation. So जब भी हम देखते हैं जो पिरामिड होता है, इसमें जो टॉप पे जो चीज होती है उसी को हाईएस्ट बोलते हैं हम। ओके, सो कॉग्निटिव डोमेन में इवैल्यूएशन सबसे टॉप पे है और नॉलेज सबसे नीचे है, तो आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा KCA2SE। ओके, एंड ये भी याद रखिएगा कि पहले एप्लीकेशन आएगा तब एनालाइज आएगा। आप पहले किसी चीज को अप्लाई करके देखोगे, उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि आपने ठीक किया है गलत किया है। ओके, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल्ड क्लास में, आप वहां से रेफर कर सकते हो अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो। अफेक्टिव डोमेन में R2VOC, R2 वोक या R2VOC, अपने अकॉर्डिंग आप इसको जैसे भी याद रख सकते हो। मैंने ये ट्रिक दी थी, अगर आपके पास कोई बेटर है तो आप उससे भी इसको देख सकते हो। R2VOC, R is receiving, responding, valuing, organizing and characterizing. Okay, so R2VOC, receive, respond, value, organize and characterizing. Okay, sequence is very important. इस इधर से जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा सीक्वेंस बेस पे आते हैं, आपसे पूछेंगे हायरार्की क्या है, हाईएस्ट पे क्या है, लोवेस्ट पे क्या है। ओके, साइकोमोटर डोमेन, किसी ने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा है, कोई मुझे देख के बताएगा क्या? मैम विजय जी रेज हैंड, ही रेज्ड हिज हैंड, विजय जी। डोंट रेज योर हैंड, जस्ट आस्क। नो मैडम, गलती से दब गया मैम। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन। ओके, एक्शन बेस्ड, आप ये याद रखना जो भी ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन का। यस, इस इफेक्टिव डोमेन में हाईएस्ट क्या है? कैरेक्टराइजेशन और रिसीविंग। क्या पूछा आपने? इसमें हाईएस्ट क्या है? कैरेक्टराइजिंग। आप किसी भी चीज में इतने अच्छे हो गए कि अब वो आपका कैरेक्टर बन गया। ठीक है, कि आप कोई भी चीज है आप
फॉर एग्जाम्पल आपने साइकिल चलाना सीखा, तो आप अभी साइकिल चलाने में इतने प्रो हो गए हो कि आपको बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है, बिल्कुल साइकिल इतना अच्छे से चला रहे हो कि ऐसे आप लाइक आपने इंटरनलाइज कर लिया उस चीज को। ओके, सो हाईएस्ट इज कैरेक्टर, Okay. आपके कैरेक्टर में आ गई वो चीज। क्लियर? साइकोमोटर, साइकोमोटर में आपका आता है एक्शन बेस्ड, इसका ट्रिक है इम्पैन। ओके, आई मींस इमिटेशन, किसी को कॉपी करना, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इसका जो ये चीज है, ये आपका पहले वाला जो कैरेक्टर था, आप उससे थोड़ा सा इसको कंपेयर कर सकते हो, बट आप ये याद रखना कि साइकोमोटर इज द हाईएस्ट डोमेन इन द क्लासिफिकेशन, जो ग्रुप से क्लासिफिकेशन दिया ये हाईएस्ट पे है। इनका मैंने ट्रिक दिया था, आप जैसे याद रखना चाहो आप वैसे याद रख सकते हो, सीक्वेंस इसका इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक चीज और, यहाँ मैंने इम्पैन दिया था, पर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्विंग इसलिए लिखा है कि एक पीवाईक्यू में इमिटेशन की जगह ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व लिखा था, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड ऑब्जर्व यूज किया था। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना कि अगर इमिटेशन नहीं है तो दूसरा कौन सा उसका सिनोनिम दे सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आर्टिकुलेशन है, सपोज उन्होंने वहां पे कोई सिनोनिम दे दिया उसका, तो उसका मीनिंग सेम रहेगा। ओके, सो फर्स्ट वाले का आपका कॉग्निटिव का था K2, सॉरी क्या था, KCA2SE था, R2 वोक है सेकंड का, उसके बाद में इम्पैन है। ओके, साइकोमोटर हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप इसको देख सकते हो डिटेल क्लास में। इससे कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. इवैल्यूएशन, देखो जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, या जब भी आप टीचिंग की बात करते हो, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो मेरा आपसे क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे पता चले कि आपने उसको कितना सीखा। मैंने अपनी क्लास ली, मैंने 1 घंटा वर्क करी आपसे, और अल्टीमेटली अगर आपको आप उससे कुछ गेन नहीं कर पा रहे, कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तो टीचिंग बेकार है। एक बहुत फेमस कोटेशन भी है, देयर इज नो टीचिंग विदाउट लर्निंग। अगर आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो तो वो टीचिंग किसी काम की नहीं है। ये एक क्वेश्चन भी आया था, नेट का पीवाईक्यू है ये, कि लाइक इज देयर एनी टीचिंग विदाउट लर्निंग, समथिंग ऐसा ही था, बट एक पीवाईक्यू है। तो इवैल्यूएशन इसी चीज के लिए होता है कि जो भी टीचिंग हो रही है, जो भी टीचिंग हम बच्चे को दे रहे हैं, हम ये जान सकें कि बच्चे ने कितना सीखा, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। हम जो ऑब्जेक्टिव्स लेके चले थे स्टार्टिंग में कि लाइक ये रिवीजन क्लास है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको डिटेल में सब पढ़ाऊं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक बार हर चीज बोल दूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें अपना सुना हुआ याद रह जाता है, हम जो पढ़ते हैं में भी हम भूल जाएं, बट अगर आपसे किसी ने कुछ बोला है तो हमें वो याद रहे। इन क्लासेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमारा कुछ एक गोल होता है, एंड में हम ये देखते हैं कि अचीव हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएशन के। क्या फंक्शन होता है? फीडबैक देना, कि अगर आपने देखा होगा कि जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं उनके लास्ट में एक रिमार्क लिखा रहता है, टीचर कुछ रिमार्क लिख के देती है, ठीक है, कीप इट अप, लाइक डू सम मोर वर्क इन मैथ्स एंड कीप योर हैंडराइटिंग क्लीन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इवैल्यूएशन में फीडबैक होगा आपका, कुछ मोटिवेशन भी होगा आपको कि आपको इंकरेज करेंगे, आप और अच्छा कर सकते हो, कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह हो सकते हैं। ओके, बेटर गाइडेंस इवैल्यूएशन के बाद में, जहां पे हमें लगेगा कि अच्छा यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, तो उसमें आप भी खुद को जज करते हो, अच्छा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो जिसपे आप उस पर और वर्क कर सको। तो ये आपके फंक्शंस हो गए इवैल्यूएशन के। टेक्निक्स क्या होती है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आप एक बात हमेशा याद रखना, ये आपने रिसर्च में भी पढ़ा होगा, क्वांटिटेटिव में हमेशा अगर हम किसी भी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में उसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, कि अगर मैंने कहा कि ऑनेस्टी, तो आप किसी की ऑनेस्टी को ये नहीं कह सकते मैं इसको 10 में से 2 नंबर दूंगा, थोड़ा सा वो वेग हो जाएगा। ओके, बट अगर आपने किसी का टेस्ट लिया, आपने उसको कुछ एसेस करके मार्क्स दिए, तो दैट विल बी मोर लाइक मोर इफेक्टिव, राइट? सो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव 2 टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं। बेसिक नेचर पे अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये 2 इसका बाइफर्केशन है। क्वांटिटेटिव में जैसे ओरल आएगा, रिटन आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, कि आपसे वाइवा लिया गया, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए गए, रिटन लिया गया या कुछ प्रैक्टिकल हुआ। क्वालिटेटिव में रेटिंग स्केल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने खाना मंगाया, आपने मिंत्रा पे कुछ शॉपिंग करी, तो उसके बाद में वो आपसे बोलते हैं कि आप रेट करिए हमारी डिलीवरी सर्विस को या प्रोडक्ट को रेट करिए, तो वहां पे जो आप रेट कर रहे होते हो, आप स्टार दे रहे होते हो, तो वो सब आपके क्वालिटेटिव में जाते हैं। ओके, ये
अकॉर्डिंग टू बेसिक नेचर, 2 तरह के आपके हो गए इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, 4 तरीके के होते हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। प्लेसमेंट टीचिंग की शुरुआत में ही लिया जाता है, फॉर्मेटिव टीचिंग के दौरान लिया जाता है, ड्यूरिंग टीचिंग पढ़ाने के टाइम लिया जाता है। डायग्नोस्टिक ये स्पेशली हम तब इस टाइप की इवैल्यूएशन यूज करते हैं जब हमें पता करना होता है कि बच्चे को कहाँ पे और क्यों प्रॉब्लम आ रही है। लाइक आपने मेडिकल टर्म में इसको देखा होगा कि डायग्नोसिस करते हैं डिजीजेस की, तो इसका मेन काम ये होता है कि हम इसको एज अ लाइक प्रिवेंशन आप यूज कर सकते हो कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको जज करके उसको दूर कर देंगे। समेटिव में क्या होता है, ये टीचिंग के बिल्कुल आखिर में लिया जाता है। जिसके घर में बच्चे होंगे छोटे हैं उसे पता होगा, आजकल एसेज होते हैं बच्चों के, एसेज होते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में क्या होता था, हाफ ईयरली होते थे, टर्मिनल्स होते थे, तो अभी उन्होंने फॉर्मेटिव एंड समेटिव कर दिया है। वो है ना, चीज वही है, नाम चेंज कर दिया उसका। प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप नेट का एग्जाम दोगे, तो अभी आपकी टीचिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट टीचिंग के पहले वो ये कहते हैं कि चल आपको टीचिंग के लिए नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है कि आपने एंट्री नहीं करी है उस चीज में, उसके पहले वो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एमबीए के स्टार्टिंग में जैसे होता है आपका कैट होता है, रिटन टेस्ट होते हैं, जीडी होता है, तो आपके एडमिशन के पहले ये सब हो रहा है, तो ये सब आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में जाएगा। फॉर्मेटिव मैंने बताया आपको कि एग्जाम के बीच में होता है। डायग्नोस्टिक कोई पॉसिबल कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसका कॉज क्या है उसको जानने के लिए डायग्नोसिस होता है। सबमिटिव बिल्कुल एंड में होता है। सीबीटी जैसे पहले जिसने नेट एग्जाम अगर अटेम्प्ट किया होगा तो सीबीटी होता था, उस पे एक सिस्टम होता था, उस पे हम आपका असेसमेंट करते थे, ओके। तो उसमें कंप्यूटर का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस बार पेन एंड पेपर है, सबको पता है ना ये चीज? यस मैम। ओके। सीबीटी में 2 चीजें होती हैं आपके, लीनियर एंड एडेप्टिव। लीनियर में क्या होता है, एक ही एग्जाम होता है और उसी में क्वेश्चन सेट होते हैं। बट एडेप्टिव टेस्ट क्या होता है कि अगर आप उन्होंने सपोज आपको 10 क्वेश्चन दिए और उनका लेवल सपोज वेरी इजी लेवल था, ओके, तो आपने वो 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए, सही से अटेम्प्ट किए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल बढ़ा देंगे, वो मॉडरेट कर देंगे, ओके। बट अगर आपने वो जो 10 क्वेश्चंस थे वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपने गलत कर दिए, तो वो लेवल नहीं इंक्रीज करेंगे। ये अडेप्टिव होता है कि ये आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो पेपर है वो वेरी कर रहा है। तो 2 तरह के होते हैं। नॉर्मली हम जो एग्जाम अभी आप दोगे वो लीनियर टेस्ट होगा। अडेप्टिव का एग्जाम्पल है जीमैट, ओके। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लेना। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मैंने डिटेल क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि अभी क्या होता है कि आप जो भी कोर्स करोगे उसके लिए आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, और उन क्रेडिट्स को जैसे आपकी जो एनईपी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उन क्रेडिट्स को आप सपोज आपने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया, आप बीमार हो गए, आपके घर में कुछ ऐसा अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई, आप नहीं जा पाए, आपको तो बट आपके पास क्रेडिट है। जैसे अभी क्या होता है कि अगर आपने 1 साल कोई आपने डिग्री कोर्स में 1 साल किया, बीच में आपका छूट गया, और देन आप अगर 2 साल के बाद आ रहे हो, आपको अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। बट यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो 1 ईयर स्टडी करी है उसके कुछ आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, आप नेक्स्ट जब जाओगे आप उन क्रेडिट्स को यूज करके जब आपने जहाँ पे छोड़ा है आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिकली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यही होता है। और इसमें आपके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ये कुछ है आप देख लेना। जैसे अभी क्या है, जो इंजीनियरिंग का बच्चा है वो भी इलेक्टिव में कुछ ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ओके। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट कुछ कोर सब्जेक्ट भी होंगे आपके, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो ऐसा नहीं है कि आपने जो मेन उसके सब्जेक्ट है वो आपने पढ़े ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें कोर सब्जेक्ट भी होंगे आपके, इलेक्टिव कोर्सेज भी होंगे आपके, ओके। और कुछ कोर्सेज आपके एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज भी होंगे। ये Ma'am, कैसे in that we will choose only elective, right? सॉरी Foundation and core subjects, like in foundation and core subjects is like compulsory, but elective is like we can yes choose. yes, जैसा इसका नाम बोला, as its name is suggesting, these are elective, you can choose them according to like your preferences, your interest. Like if you are doing BTech but you are interested in like history, geography, some sort of these subjects, so they are giving you the opportunity that you can learn these also simultaneously, right? Ma'am, can we say languages as foundation?
Like language, like like English okay, language like, we have. okay, like if you are studying something like literature subject, and so in that case you can also go for some science courses as well. Okay, it's not only for the like science students, applicable to all the streams. Okay, Yes. Okay. these are some questions. Okay, Gagne's hierarchy of learning, this is very important. I think इसका जो दूसरा था, हमने दो पढ़े थे, एक मैंने इस क्लास में रखा था, एक दूसरे में रखा था। एक जैसे ब्लूम्स का था ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी था, सेकंड इसका है गैगने का। ओके, आई थिंक मैंने क्लास में दूसरे में रख दिया था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। सो इसकी हायरार्की देख लो, इसमें क्या होता है कि सिग्नल लर्निंग सबसे लोवेस्ट लेवल पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑन हाईएस्ट लेवल। ओके, इसका भी एक पिरामिड है, पिरामिड का मतलब यही है कि जो टॉप पे होगा वो सबसे अच्छा होगा। ओके, पिरामिड में जो टॉप का मतलब ही यही है कि दैट इज बेटर फ्रॉम अदर्स। ओके, इसमें सिग्नल लर्निंग एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जिसमें इसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, इसको ओपन कंडीशनिंग बोलते हैं। ये पावलो ने दी थी एंड ये स्किनर ने। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक एक्सपेरिमेंट डॉग्स पे था, एक रैट्स पे था। ओके, यू कैन चेक इट ऑन योर ओन। सो ये एक इसका सीक्वेंस है, ये भी आप देख लेना। ओके, ये कुछ मैंने उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। एनी डाउट फ्रॉम दिस स्लाइड? Ma'am, I think this time these slides we did not study it at that time when you were taking our class. No, we read this one. I wrote the top. I think Okay. it's in last teaching aptitude only. Objectives of teaching there. That एक्चुअली सी, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने अभी क्या किया है, जो भी मेरी पीपीटीज थी, ये उस सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में आपने क्लास में पढ़ी थी। ओके, क्लास का सीक्वेंस दूसरा था। ये जैसे इवैल्यूएशन मुझे याद है बहुत लास्ट में था। ओके, तो अभी ये पहले आ गया, तो मे बी आप इसलिए कंफ्यूज हो। पीपीटीज एग्जैक्टली सेम थी, तो अगर अभी यहाँ है तो ऑब्वियसली आपने वहां पे पढ़ी होंगी। ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. Got it. अभी बस ये है कि जो इसका सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज है क्लास के कंपैरिजन में। नेक्स्ट स्टेप का लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये कुछ टीचिंग के कॉन्सेप्ट के कुछ डेफिनेशन हैं, आप इनको देख लेना। गुड टीचिंग क्या होती है कि आप लाइक टीचर है, वो सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैथ्स का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, जो अपने सब्जेक्ट का मास्टर है, एक्सपर्ट है, वही उस चीज को अच्छे से डील कर पाएगा। इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को पढ़ाए, इंटरैक्टिव क्लास रखे। ओके, पैसिव लर्निंग ना हो, एक्टिव लर्निंग हो। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड टीचिंग की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा एक चीज याद रखना, देयर इज नो टीचिंग विदाउट लर्निंग। ओके, ये बिल्कुल की पॉइंट है टीचिंग एंड लर्निंग का। टीचिंग 3 व्यू पॉइंट पे हम देख सकते हैं। पहला अथॉरिटेरियन, जो टीचर सेंटर होता है, इसमें टीचर आएगा, अपनी बात रखेगा, बच्चे सिर्फ पैसिवली सुनेंगे उसको। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तीसरा लर्नर्स फेयर, तो लर्नर्स फेयर एक इकोनॉमिक टर्म है, इसका मतलब इस इनिशियली ये था कि जो चीज जैसे चल रही है उसको वैसे चलने दो, कि बच्चों को फ्रीडम दो, बच्चे अगर अपनी पेस से कुछ करना चाहते हैं उनको करने दो। ठीक है, जैसे अभी क्या होता है कि डेडलाइंस होती हैं, आपको इतने टाइम पे ये सबमिट करना है, बट लर्नर्स फेयर में ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को आप अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग उनको सीखने दो, तो ये बेसिकली उससे डील करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लिखी हुई है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, इससे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आते हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन आया है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। टीचिंग हमेशा डायनेमिक इन्वायरमेंट में होता है। ओके, इन्वायरमेंट में 3 चीजें होती हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग। जो डिपेंडेंट होता है वो स्टूडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है टीचर। जैसे मैं हूँ, मैंने इन्हीं पीपीटीज को बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको, बट अभी रिवीजन क्लास है तो मैं इन पीपीटीज को बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, बहुत फास्ट, लाइक वेरी फास्ट। तो
आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो कि मैं जैसे पढ़ाऊंगी आप वैसे पढ़ोगे, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट, मतलब टीचर अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज कर रहा है और इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, ओके। सो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग, तो ये आपके तीन चीजें होती हैं जो आपकी टीचिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट, आपका टीचिंग बहुत क्लोजली रिलेट करता है एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से। टीचिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरैक्टिव होता है। ये सारी लाइन 7 के 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लेना एक बार। 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि आपको बस जो टीचर ने बताया, या आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैंने कहा कि 2 + 2 5, तो वो होता है या होता है, नहीं होता है, मैटर नहीं करेगा। बट आप उसमें बिल्कुल आपको वही चीज बोलनी है, वही चीज सीखनी है, ठीक है। बस रट लेना है, रोट लर्निंग, रट्टा मार लेना है, आपको खुद का कुछ नहीं सोचना। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि अभी आप अपना दिमाग लगाओगे, आपने जो सीखा आप उसको अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने क्लास में एडिशन सीखा, तो आप जब बाहर जा रहे हो तो आप, या मल्टीप्लिकेशन सीखा तो आप उसको अप्लाई कर रहे हो। आप दुकान पे गए, उसने कहा कि अच्छा 2 टॉफी 4 रुपए की, तो आपने मल्टीप्लाई करके देखा इतना हो रहा है, आपने पे किया उसको, ओके। यू बिगिन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट यू हैव लर्न। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, ये अपर थॉटफुल लेवल होता है। इसमें जो मेजर सेंटर होता है वो बच्चे पे होता है, ओके, लर्नर पे होता है। 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। इनके प्रोपाउंडर्स आप देख लेना, कभी कभी आया है ये प्रीवियस ईयर में। लाइक मेमोरी लेवल के हर्बर्ट थे आपके, इसको थॉटलेस लेवल भी बोलते हैं, ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन थे, पहले हर्बर्ट, फिर मॉरिसन है आपके, उसके बाद में हंट है। हंट। हंट है, ओके। रिफ्लेक्टिव लेवल के आपके हंट है। तो ये 3 लेवल्स हैं आपके। इसमें किसी, ये बाकी क्वेश्चंस है आई थिंक, इसमें किसी को कोई डाउट है लेवल्स ऑफ टीचिंग में? No, ma'am. From this perspective, more questions are coming. I saw in previous year question. Sorry, what are you saying? Means from this point, na memory level, understanding level, reflective level, questions are coming in PYQ. Okay, so are you able to solve that questions? Yes, ma'am. Some are able to solve, but whatever means if any critical is there, that is I am facing problem. But See, I accept, I yes. understand. Okay, see, what happens in the exam, like, you can never cover the 100% syllabus, okay. There are some questions, there will be some questions that you think, okay, from where these questions are coming, I have no idea. So the best technique to attempt any objective paper is elimination. Like if there are 4 options, it is obvious that if you have studied, you know the 2 options very well, okay. So the elimination becomes very easy. Even if you know all the 4 options, I have told this technique in very detail in the class itself. Like if you are knowing all the 4 options, but if there is something like you are not going with the answers properly, always use elimination methods, because there are some times in where they are asking you like the most probable answer. There may be instances where you feel that all the 4 options are correct, but like among the 4 options there will be one option that will be more correct from the other 3, right? So always go with elimination, always. Okay, ma'am. टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड बेसिकली वो होंगे जो टीचर पे डिपेंड करेंगे कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर बच्चों को क्या दे रहा है। बेसिकली जो लेक्चर मेथड होते हैं हमारे, वो सब इसमें आते हैं। कि जो लर्नर्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता है, वो बस टीचर बोल रहा है वो सुन रहे हैं, ऐसा। लर्नर सेंटर्ड क्या होता है कि बच्चे पे फोकस होता है, वो करके सीखेगा, ओके, लर्निंग बाय डूइंग। कंटेंट फोकस में क्या कंटेंट पढ़ाना है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इंटरैक्टिव में इंटरेक्शन होता है कि लाइक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर बोलता है, ओके। इसका एक चार्ट था आई गेस, पता नहीं इस क्लास में था कि दूसरे में था, दूसरी क्लास में था। मैंने एक टेबल बनाई थी बहुत अच्छी, जिस जो क्लास में था उसे याद होगा, बहुत अच्छी टेबल मैंने बनाई थी, सारे मेथड्स का कंपैरिजन लिखा था मैंने उसमें, ओके।
सो टीचर सेंटर मैंने आपको बताया, इसमें क्या था आपका कि टीचर बताएगा, बच्चा उसको मेमोराइज करेगा और जब टीचर पूछेगा उसको वापस से वैसे ही रिप्रोड्यूस कर देगा इन्फॉर्मेशन। ओके, तो और एक चीज और, दो तरह की अप्रोच होती है, डीजीपी डिडक्टिव जिसको बोलते हैं और इंडक्टिव। तो देखो डिडक्टिव को आप ऐसे याद रखो, डीजीपी होता है पुलिस में, तो आप डीजीपी से याद रखो। ये जो डिडक्टिव अप्रोच होगी टीचिंग की, वो जनरल से पर्टिकुलर पे जाएगी। ओके, जनरल से पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा, सी दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसको ये मत समझना कि बॉय गर्ल को डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ मैं। अगर मैंने कहा कि बॉयज आर लेजी, ओके, तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि बॉयज आर लेजी, फिर मैंने कहा कि राम इज लेजी, श्याम इज लेजी, क्योंकि राम एंड श्याम दोनों बॉय हैं इसलिए वो लेजी हैं। तो जनरल स्टेटमेंट क्या हुआ कि बॉयज आर लेजी, कि लड़के आलसी होते हैं। तो अगर तो लड़के तो जनरल टर्म है, तो अगर राम लड़का है तो वो भी आलसी होगा, श्याम लड़का है तो वो भी आलसी होगा। तो ये डीजीपी अप्रोच होती है। इंडक्टिव अप्रोच आपकी क्या होगी, इंडिविजुअल टू पर्टिकुलर, कि राम इज अ लायर, श्याम इज अ लायर, सो बॉयज आर लायर। ओके, तो ये आपकी कौन सी अप्रोच है, इंडक्टिव, कि जहां पे आप इंडिविजुअल से जनरल पे जा रहे हो। तो इनसे क्वेश्चन आया है, आप इनको ध्यान रखना। ये याद करने का तरीका है कि डीजीपी, इसका मतलब क्या है, जनरल से पर्टिकुलर पे आप जा रहे हो। ओके, जनरल मीन्स एक थ्योरी है कि बॉयज आर लेजी, ये एक थ्योरी है, इससे आप पर्टिकुलर पे गए कि अगर बॉयज लेजी होते हैं तो राम भी लेजी होगा। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लर्नर सेंटर्ड, इसमें आप एक चीज ये याद रखना कि एक्टिव लर्निंग होती है लर्नर सेंटर में, क्योंकि ये बच्चों पे डिपेंड करता है, तो इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। ओके, उसके बाद में कोऑपरेटिव लर्निंग, देखो इनके वर्ड से इनका मतलब समझो, कोऑपरेशन हो रहा है मतलब टीचर लर्नर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, टीम में काम हो रहा है, बच्चे कोऑपरेशन एक दिखा रहे हैं, सहयोग दिखा रहे हैं, ठीक है, सीखने में। ऑफलाइन मेथड्स कुछ हैं, मैं अगली पीपीटी खोलती हूँ, उसमें एक मैंने टेबल बनाई थी बहुत अच्छी, सारे मेथड्स को उसमें कवर किया गया है। I think simulation class. सिमुलेशन क्लास किसी एक में तो था। Yes, ma'am. After simulation and project method, we have the table. Okay, let me check in this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। हाँ, ये सिमुलेशन, अच्छा सिमुलेशन क्या था, इसमें एक हम आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करते थे, राइट, कि जैसे अगर कहीं पे आग नहीं लगी है, बट जो हम जिनको मॉक ड्रिल्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो क्या करना है। तो इसमें ये होता है कि अगर कुछ ऐसा एक्चुअल में होगा तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो ये सिमुलेशन होता है कि एक फेक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, फेक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद में उसको डील करते हैं जैसे उसे हम एक्चुअल में डील करेंगे। ओके, प्रोजेक्ट मेथड आपको पता है कि बच्चों को किसी पे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिससे बच्चे खुद उस पर सोच सके, बच्चे टीम्स में काम कर सके, 4-5 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या आएगा, और लर्नर में क्या क्या आएगा, और मिक्स स्ट्रेटजी में क्या क्या आएगा, जिसमें हम दोनों चीजें यूज करेंगे, टीचर सेंटर्ड भी यूज करेंगे, लर्नर सेंटर्ड भी यूज करेंगे। ओके, ये आप अच्छे से देख लेना, एक बार मैंने क्लास में बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया था। आप अगर इसको देख लोगे तो इससे बहुत इस टेबल से और जो ये टेबल है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आप सॉल्व कर पाओगे इजीली उसको। ओके, ऑफलाइन मेथड्स आपका जो होता है रिजिड होता है, क्योंकि आपको भाई अगर अगर सपोज 8 से 2 स्कूल है तो आप उसी टाइम पे जाओगे। आप 2 बजे के बाद स्कूल जाओगे तो आपको गार्ड भगा देगा डंडा मार के, ठीक है, उसके बाद नहीं आपको वहां पढ़ सकते। ऑनलाइन मेथड्स फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे। आप जैसे बहुत से बच्चे हैं जो जब मैं क्लास लेती थी वो क्लास में नहीं आ पाते थे, बट वो ऑफलाइन देखते थे, अपने पेस पे उसको देखते थे। ओके, तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं, आप देख लेना इनको अच्छे से। ये क्वेश्चंस थे मैंने कराए थे। नेक्स्ट है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, कि बच्चों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए टीचिंग के टाइम पे। रेडीनेस के बच्चे बिल्कुल तैयार होने, जो सिखाया जा रहा है उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो। जैसे अगर आज की जो क्लास थी रिवीजन क्लास थी, तो आप लोग जो क्लास में आए तो ये आपकी रेडीनेस है कि आप सीखना चाहते हो। ओके, तो ये लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्सरसाइज
मीन्स आपको जो पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गए, यहाँ से आप गए फिर आपने बिल्कुल लैपटॉप फेंका, मोबाइल फेंका, बिल्कुल उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जो आप गए आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, ओके? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्वेश्चंस आप कॉमन सेंस में से भी कर सकती हो एलिमिनेट करके, ओके? ये वही डिटेल में मैंने उनको बताया है। एडोलसेंस लर्नर होते हैं, अर्ली एडोलसेंस वही होते हैं जो अपने 13 ईयर से लेके आपके 19 ईयर्स तक के, ये कुछ लाइक एग्जैक्ट ईयर नहीं, कभी-कभी वो आपको 12 टू 18 भी कह देंगे, 13 टू 20 भी कह देंगे। एडोलसेंस का मतलब यही है कि बच्चा समझदार हो गया है, वो एडल्ट और चाइल्डहुड के बीच का जो एक ट्रांजिशन फेज होता है, उसको एडोलसेंस बोलते हैं। तो इन इसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके, ओके? तो यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम इस कैटेगरीज में देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल होते हैं, कि बच्चा बहुत सवाल पूछता है आपसे इस एज में, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है? उसके बाद में बच्चों को एक रिकॉग्निशन चाहिए होता है कि उन्हें लोग जाने, उन्होंने अच्छा अच्छा किया है तो रिवॉर्ड चाहिए होता है उन्हें, ठीक है? और बच्चे इस टाइम पे बहुत फिजिकली जिसको बोल सकते हैं, इमोशनली बहुत वीक होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। अगर उनसे किसी ने कुछ भी बोला, बहुत जल्दी उनको उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, सुसाइड बहुत होते हैं इस एज में, ओके? इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल जो भी लाइक उनके मूड स्विंग्स होते हैं, सेंसिटिव होते हैं बहुत, किस बात पे उन्हें बुरा लग जाए, घर छोड़ के चले जाते हैं, ओके? ये सारी चीज़ें हम इन सब चीज़ों में देखते हैं। कुछ एडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे अभी हम लोग जो है, हम सब किस में आएँगे? हम आएँगे एडल्ट लर्नर में। हमें कोई डंडा लेके घर में नहीं बैठ रहा है कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। आप क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज़ आप पढ़ना चाह रहे हो। आप खुद आपका एक गोल है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप आपसे कोई आपके पीछे नहीं बैठा कि आप पढ़ो, 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 ठीक है? वॉलंटरी एक्शन है आपका, आप खुद से पढ़ रहे हो। आपको पता है कि अच्छा आप ये करोगे तो आपका फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एडल्ट लर्नर। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आप देख लेना, एक मैंने फ्लो चार्ट में बनाया था आपको। देन क्वेश्चंस थे, तो हो गए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को क्या-क्या चीज़ प्रभावित कर सकती है? टीचर का एटीट्यूड, ठीक है? टीचर लर्निंग को क्या इफ़ेक्ट कर सकता है कि लाइक टीचर का एटीट्यूड नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने में, 2 बजे की क्लास है, ढाई बजे आराम से टीचर आ रहा है, उसके बाद में यहाँ की कहानी, वहाँ की कहानी, गॉसिप आपने किया होगा कि लाइक बहुत से टीचर होते हैं कि क्लास अगर 1 घंटे की है, उसमें 10 मिनट की क्लास होती है, उसके बाद में फिर वो बाकी जितना टाइम बचा बोल बच्चन चल रहा है उसमें, ठीक है? तो गपशप चल रही है, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है टीचिंग को। और लर्नर का क्या एटीट्यूड है कि वो कितना लाइक क्लास में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सिंसियर है कि नहीं है, कि बाकी सब चीज़ों से मतलब है, अच्छा क्लास में पंखा नहीं है, टीवी नहीं है और सफाई नहीं हुई है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसपे कोई ध्यान नहीं है। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं टीचिंग को। सपोर्ट मटेरियल्स क्या हैं? जैसे अगर मैं आज इस क्लास में आती, मेरे पास पीपीटी ही नहीं होती और मुझे पढ़ाना होता, तो बहुत मुश्किल होता इस क्लास में पढ़ा पाना, ओके? मे बी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बट मुझे एक्चुअल में उस टाइम याद ही नहीं रहते कि क्या बताना है मुझे। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कि मेथड कौन-सा है, टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है या टीम टीचिंग कैसा मेथड है। अब अगर मैं नर्सरी क्लास में जाऊँ, तो नर्सरी क्लास के बच्चों को मैं प्रोजेक्ट मेथड नहीं दे सकती। वहाँ पे टीचर सेंटर्ड मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। वहाँ पे मैं बच्चों से नहीं कह सकती कि आपका जो मन करे आप करो, आप अपने स्पीड से सीखो, तो कुछ नहीं सीखेंगे वो, ओके? तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का एज ग्रुप क्या है, कैसे उसको हम पढ़ा सकते हैं, तो जिससे वो सही से सीख पाए, ऑप्टिमम लर्निंग हो जिससे उसकी। एनवायरनमेंट कैसा है, मैं पढ़ा रही हूँ, बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, बहुत शोर-शराबा हो रहा है या कुछ बातें कर रहे हैं लोग-बाग, तो इसमें भी टीचिंग हैम्पर होती है। बाकी ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। ये 2 फैक्टर्स भी मैंने लिखे थे बट एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स। आई एम सो सॉरी एक्चुअली इट वाज़ अर्जेंट, ओके?
हाँ, मैं ये कह रही थी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड क्लासरूम मैनेजमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बट इससे क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया था। मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जो हैम्पर करती है टीचिंग लर्निंग को, ये आप देख लेना एक बार अच्छे से। ये वही सब डिटेल में लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें। टीचिंग एड्स, अब ये वो चीजें हैं जिससे जो टीचिंग है आपकी वो हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो बहुत सारे चीजें यूज करता है, लाइक कुछ कलरफुल पिक्चर्स दिखा सकता है, या जैसे आजकल प्रोजेक्टर मेथड यूज होता है, या जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पीपीटीज बना रही हूँ, मैं कुछ जीआईएफ लगा सकती हूँ इसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास को। तो कैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके जो एक क्लास मोनोटोनस होती थी उसको हैपनिंग बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था, एक ब्लैक बोर्ड होता था, एक चौक होती थी, दस्तर होता था, टीचर आता था, उस पर लिखता था, एक्सप्लेन करता था। ओके, तो इसी से पूरी क्लास खत्म हो जाती थी। बट आजकल क्लास में भी आप देखो कि वेराइटी ऑफ इक्विपमेंट्स टीचर यूज कर रहे हैं ताकि वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सके। ओके, बच्चे उससे रिलेट कर पाए। प्रोजेक्ट देते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में तो नॉर्मल आपका क्या था, चार्ट्स थे, फ्लैश कार्ड थे, मैप थे, फोटोग्राफ्स थी, बस ये सब मैंने क्लास में बताया था। और अभी क्या है, आईसीटी बेस्ड आ गया है, तो इसमें आपसे असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप देख लेना उनको एक बार अच्छे से। एंड नाउ आपके क्वेश्चंस, अब मुझे आप फटाफट बताओ कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। आई थिंक आपकी 4 PM से दोबारा से क्लास है ना, तो आपको भी कुछ ब्रेक चाहिए होगा बीच में। जितना मैंने पढ़ाया था, मैंने ट्राई किया है कि मैं एक इस क्लास में आपको ओवरव्यू दे दूं, ताकि जिसने अगर नहीं भी पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं किसी रीजन से कर पाया है, तो एटलीस्ट आप कुछ तो वहां पे उसको एलिमिनेट करके या कैसे भी करके सॉल्व करने का ट्राई करो वहां पे। ओके, प्लीज स्टूडेंट्स बोलो कुछ। आप ऐसे बैठ जाते हो, बिल्कुल लगता है कि आप हो ही नहीं क्लास में। Okay, ma'am. Okay, ma'am. No question, ma'am. Already you explained very well at the class time. Already you practice PYQ also. We got some idea, not some. We got more idea to how to solve the questions, but we need to practice more. Yes, in a nutshell, I tried to explain all the things that I have covered in the class itself. Okay, so it was just a like fast forward revision of all the things that I have taught earlier. Those who were present in the class, I think they have getting my point. I tried to inculcate all the things that we have did earlier. Okay, now it's up to you that how many questions are you solving on your own. That will benefit you more. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Really, it's true. So if Ma'am. there is no, yes, Shravani, are you saying something? Yes, ma'am. Even yes, I'm also practicing so many questions, but sometimes I feel like yeah, I am not even prioritizing like which is the like we have 4 options and 4 options are correct, and I am not able to pick the highest like priority one. I'm not able to get that priority. This is the main thing we need to like, and I'm not getting that thing, so I'm getting some errors because of that. Is there any trick for that? See, the only trick that I will suggest you is that go with elimination. Elimination is the best thing. Like there are many questions, there are many PYQs I have seen myself that all the 4 options are correct. But and I think I have picked out some 2 or 3 such type of PYQ in the detailed class where all the 4 options are correct. Okay, but we have to choose the one option that is more correct than the rest of the 3. Okay, so there are some like keywords for everything. Like if I'm telling you that the memory level of teaching, so the keyword for memory level of teaching is that like memorization and reproduction. So this is the keyword.
Okay, so Shortlist go also. with the keyword and eliminate the other options. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Really. Okay, Santoshi, do you have any doubt? I think in the class you ask questions and you tell whatever I ask in the class, you tell very well. So how is your studies going on? मैम 4 बजे अभी कोई क्लास नहीं है मैम, 5 बजे जाता, 5:25। नहीं 4 बजे क्लास है. Ma'am, Yes, Sakshi. yeah, I have one doubt. Like I have asked you पहले भी, I've sent you a question पर मेरा वो doubt clear नहीं हुआ था. So can I share that question here? आप Yes, explain yes. कर दो उसके options. Yes. Okay. Okay, just wait, ma'am. Vijay ji, there is a class from 4 p.m. onwards. Yes. Please check your timetable, okay? For English medium, we have, sir. We have. No, I think all the classes are happening in the hybrid mode. There is no separate class for English medium or Hindi medium. No, ma'am, because logical reasoning is we haven't done in the first time. So, sir told that logical reasoning, so he will explain in English only. In the last class, he said like that. Okay, Even they okay. can also join, but sir told like that. Maybe that's the Ma'am? reason we didn't post in the Yes. list. I'm sharing my screen. Please check. Okay. Yeah, so this is the question. Okay, just wait. Is it visible, ma'am? Just touch a screen once. Okay. Yeah. Which of the strategies in the list given below will associated with direct teaching? Providing example and explanation. Okay, first tell me, like direct teaching method is going with which method? Ma'am, teacher centered. Teacher centered, okay. Providing examples and explanations, promoting inquiry, focusing on concept, giving review and recapitulation. See this, you have solved this question where? Like this option is incorrect, but like you solved it on which platform? I think, ma'am, you have given this question when MDY have conducted test. No. I haven't given this question. I have told you that I haven't given this question. This was some like previous question. I don't know. I don't remember actually. Okay, which of the given below will associate direct teaching? Inquiry is never going with direct teaching. Okay, so eliminate the second one. Okay, inquiry is never there in the direct teaching method. So after eliminating the second, we are left with C and D. So 1, 4 and 5, 4, 5 and 6. It means that 4 and 5 are correct. If we are following our elimination, 4 and 5 are correct. And now we have to choose between 6th and the 1st. So problem raising and feedback is again not goes with teacher center. So the correct will be 1st, 4th and 5th. Okay. First, fourth, and fifth. Yes. Yeah. Okay. Is it So, clear ma'am, now? ये तो promoting inquiry नहीं होगा. अच्छा, okay, ma'am. ठीक है, समझ गई. Okay. Clear? तो मैम concept भी नहीं होगा क्या मैम? Focusing on concept. This is the thing that I am teaching you, that there may be some options that are correct, but like if there is no option in which it is the 3, they are including 3. That is why we are going with C. 1, 4 and 5 is the most correct option. Okay. Okay. Yes, ma'am. So any doubt, class? Sakshi, how's your studies going on? Ma'am, there is so much to revise. अभी I don't know what is happening with me. Past 1 week से मैं procrastinate कर रही हूँ. मतलब मैं जितना स्पीड से और जितना एक्यूरेसी के साथ पिछले 6 मंथ से पढ़ रही हूँ, वो पता नहीं स्पीड कहाँ जा रही है. आई डोंट नो. या तो मैं स्ट्रेस ज्यादा ले रही हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग. आई डोंट नो. सी देखो, एग्जाम के पहले ये होता है
अब यही मेन होता है एग्जाम के पहले के जो 3-4 दिन होते हैं कि आपने अब तक जितनी पढ़ाई करी है वो आपकी इन वेन ना हो, वो व्यर्थ ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, अभी आप कुछ नया मत पढ़ो। मेरा सजेशन यही है कि कुछ नया मत पढ़ो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। देखो रिवीजन पढ़ना हार्ड नहीं होता है, रिवीजन इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग, ओके। आपको पढ़ी हुई चीज अगर आप बार बार पढ़ोगे ना वो सबसे बोरिंग होता है। रिवीजन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एक बार में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब आप एक चीज को 4 बार पढ़ोगे ना वो एक्चुअल लर्निंग होती है आपकी। तो आपका मन नहीं है फिर भी आप पढ़ो, आप रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी क्लास में बहुत एम्फेसिस दिया है इस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जितने क्वेश्चन कर पाओ प्रीवियस ईयर के उतने सॉल्व करो, ओके। यस मैम। और अगर पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा है, अगर आपको किसी दिन ऐसा होता है कि हम मोनोटोनस हो जाते हैं, नहीं पढ़ने में मन लगता है, बट आपको दिन में 2-3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है फिर भी पढ़ो, ओके। नहीं उतना पढ़ रही मैम, इतना पढ़ रही हूँ, तो पर ज्यादा जैसे स्ट्रेस पहले भी मत हो लो, रहा था ना वो नहीं हो ज्यादा पा रहा स्ट्रेस है, भी तो मत मैं लो। आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो क्लास में, सब होमवर्क अच्छे से करते थे, सो लाइक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप सब अच्छा करोगे, तो कोई स्ट्रेस मत लो इसमें आप, राइट। यस मैम। एंड अगर मेरे सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है, यू हैव माय नंबर, यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके। जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड डू वेल। अपना भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के पहले ही बीमार हो गए, गर्मी तो ऐसे ही इतनी हो रही है, राइट। यस मैम। Okay, so this was all for teaching aptitude. I'm going to end this class. All the very best for your exams. बहुत अच्छा करो आप सब, बिल्कुल नेट JRF लेके आओ, पूरा एग्जाम क्लियर करो, okay? थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Hope this class will be helpful for you guys. Thank you, ma'am. थैंक यू Really. मैम। Thank you, class.